लव मैरिज को भारत में एक्सेप्ट किया गया या विरोध किया गया इसका भारत में? पहले बहुत विरोध हुआ, बहुत ज्यादा विरोध था। अब 10-5% एक्सेप्ट किया गया, 20% मान लो, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा। भारत जैसे देश में लव मैरिज का बहुत विरोध किया गया सर। इवन इस लेवल पे विरोध किया गया कि पिताओं ने ये कह दिया कि मेरी लाश पे से होके गुजरना पड़ेगा, नहीं लव मैरिज तो नहीं करने देंगे। इवन यहाँ तक विरोध किया गया कि पिताओं ने, घर वालों ने, बड़े भाइयों ने अपनी बहनों को मार डाला, अपने भाइयों को मार डाला, और उन्हें क्या नहीं करने दी सर? लव मैरिज। तो इसका मतलब इसमें कुछ तो ऐसा गुण होगा सर, कुछ तो ऐसी कमी होगी कि लोगों ने जान ले ली और जान दे दी पर लव मैरिज नहीं करने दी। चलिए सर बताइए सर। मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, कमेंट बॉक्स में भी चैलेंज दे रहा हूँ, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ कि कोई मुझे डायरेक्ट सेलिंग की एक कमी बता दो, डायरेक्ट सेलिंग की एक कमी बता दीजिए, मैं ट्रेनिंग देना छोड़ दूं। बल्कि मैं सही बताऊं सर, लव मैरिज एक ऐसा सिस्टम था जो इस देश की 90% समस्याओं को हल कर सकता था। जात पात खत्म कर सकती थी लव मैरिज या नहीं? धर्म की लड़ाई खत्म कर सकती थी या नहीं? सबसे बड़ी बात बताता हूँ सर, वो पिता जो शादी के बाद अगले 20 साल तक कर्ज उतारने में अपनी हड्डियां खपा देते हैं, खेत बेचने पड़ जाते हैं दहेज देने के लिए, लोगों से दुनिया से उधार लेना पड़ता है, घर के सोने गिरवी रखने पड़ जाते हैं, और फिर अगले 20 साल तक वो परिवार की रीढ़ की हड्डी कभी दोबारा वापस नहीं हो सकती। इतनी खूबसूरत चीज का देश में विरोध किया गया है। और खासतौर से, अच्छा एक बात और बताइए सर, विरोध ज्यादा किसने किया? मिडिल क्लास ने या पैसे वालों ने? मिडिल क्लास ने ज्यादा, आम आदमी ने, मिडिल क्लास ने, जिसकी तकदीर बदल सकती थी लव मैरिज, जिस मिडिल क्लास की सारी समस्याएं लव मैरिज खत्म कर सकती थी। बच्चों के लिए जो परवरिश के लिए या बच्चों के लिए जो कर्जा लेना पड़ता है, सारी जिंदगी फिर कर्जे में घटना पड़ता है, खपना पड़ता है। बेटियों को कोख में क्यों मार दिया जाता है? क्योंकि उन्हें मालूम है कि बाहर बड़ी हो जाएंगी तो क्या देना पड़ जाएगा। और बेटी में ऐसी कौन सी कमी है सर? लेकिन इतनी खूबसूरत चीज को इस देश में एक्सेप्ट नहीं किया गया। और मैं जो सुरेंद्र सर, जहां अब लाइटर नोट पे कहूंगा, पर मैं चाहता हूं कि उस बात को समझे कि लव मैरिज को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया। लव मैरिज का एक्चुअल में विरोध, आप जो इज्जत वाली बात कर रहे थे, सारे पैसे वालों के बच्चे लव मैरिज कर लेते हैं। अंबानी की कोई इज्जत ही नहीं है, अमीरों की कोई इज्जत ही नहीं है, सारी इज्जत किसकी अटकी हुई है? और मिडिल क्लास क्या अट जाएगा? हमारी इज्जत का सवाल है। ये मिडिल क्लास ने इतना विरोध क्यों किया? अब सुरेंद्र सर, मैं असलियत में जहां इस पॉइंट को लाना चाह रहा हूँ, लव मैरिज का एक्चुअल विरोध पता है सर किसने किया था? टेंट वालों ने। क्या बात कर रहे हो? इसे एक्सेप्ट किसने नहीं होने दिया? कैटरिंग वालों ने। इसे एक्सेप्ट किसने नहीं होने दिया? बैंड बाजा वालों ने। बताइए क्यों? इन्हें मालूम था कि अगर इस देश ने लव मैरिज एक्सेप्ट कर ली, तुम्हारे धंधे बंद हो जाएंगे, कंटेंट लगवाएगा, ये तो 2 लोग 10 लोगों में तो शादी हो जाएगी, कोर्ट मैरिज तो 2500 में हो जाएगी। कैटरिंग वालों ने, टेंट वालों ने, बैंड बाजे वालों ने। अब सुनिए सर, भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो इस देश की तकदीर बदल सकती थी, इसे एक्सेप्ट किसने नहीं होने दिया? ट्रेडिशनल बिजनेस वालों ने। इन्हें मालूम था कि अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भारत में एस्टेब्लिश हो गई, इसकी खूबी, इसकी खासियत, इसकी ताकत पता चल गई, तो जिस ग्रेजुएट लड़के को तुम अपनी दुकान पे 8000 में नौकरी करवा रहे हो, ये ग्रेजुएट लड़का डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ के 80,000 कमाने लगता, 8 लाख कमाने लगता। और तुम्हें ये बच्चा जो ग्रेजुएशन है, जो क्षमता रखता है, टैलेंट रखता है, मेहनत रखता है, योग्यता रखता है 80,000 कमाने की, पर तुम इससे 8,000 में काम इसलिए करवा रहे हो क्योंकि इसे लगता है कि 10,000 की जॉब ही नहीं मिलेगी। और अगर इसी बच्चे को पता चल जाता कि डायरेक्ट सेलिंग नाम की इंडस्ट्री भी है और मेरी वैल्यू तो 80,000 की है, 8 लाख की है, तो इसी बच्चे को तनख्वाह कितनी देनी पड़ जाती है इनको? जिस एमबीए के लड़के को 15,000 में रख रहे हैं, अगर वही लड़का जो कम्युनिकेशन सीख के आया एमबीए का बच्चा, वही एमबीए का बच्चा जिसके लिए अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं, अगर वही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ जाए और वो महीने के, उसे तो मालूम है यार इसमें तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है, मैं 15,000 भी कमा सकता हूँ, 1.5 लाख भी कमा सकता हूँ, 15 लाख भी। तो फिर ये एमबीए वाले 15,000 में इनके यहाँ नौकरी कैसे करते हैं? ये 8,000 में इनको कहाँ से मिलता है? ये जिसको वर्कफोर्स बोलते हैं, इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को देश में स्टैब्लिश ही नहीं होने दिया। डायरेक्ट सेलिंग के साथ मैं बताता हूँ क्या हुआ सर। जब आपने हिंदी फिल्में देखी होंगी तो हिंदी फिल्मों में कई बार ये सीन, या अमूमन अपने आस पड़ोस में भी देखा होगा सर, कोई साहब थे गुड़गांव के और वो विदेश में जाके रहने लगे और उनका यहाँ एक बंगला था। अब उन्हें वो बंगला बेचना था। उन्होंने अपने पड़ोसी को फोन किया और निगाह नजर की थी उस बंगले पे। पड़ोसी बंगला 5 करोड़ का था, पड़ोसी को 2 करोड़ में लेना था। तो लेकिन वो तो बाहर था, उसे बेचना था, उसने अपने बंगले को बेचने की कोशिश करी।
तो जो खरीदेगा आसपास तो पूछेगा। तो फिर पड़ोसी ने बताया कि यार बंगला तो अच्छा है पर रात को अजीब सी आवाजें आती हैं, पता नहीं इसमें कुछ पता नहीं कुछ, भाई पता नहीं, देख लेना एक बार। अब जो ग्राहक आए बोले यार देख लेना एक बार, भाई यार यहाँ से अजीब सी आवाज, कोई भूत भूत यार कह नहीं सकता, एक बार देख लेना। आपको क्या लगता है बंगले में सच में भूत था? नहीं, पर क्योंकि उसे वो बंगला बिकने नहीं देना था, डायरेक्ट सेलिंग वही बंगला है सर। इन्हें मालूम था इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, अगर दुनिया को पता चल गई तो हम कहीं के नहीं रहने वाले हैं। तो उन्हें इस डायरेक्ट सेलिंग नाम के बंगले में बहुत घुसा दिया। अरे ये तो जोड़ने का काम है यार, अरे यार ये तो ऐसा काम है यार, अच्छा जोड़ने का काम करते हो। और मुझे दुख की बात क्या है सर, ये तो कह रहे हैं ठीक है हम डायरेक्ट सेलर ही क्या बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग। अरे नहीं नहीं सर, जोड़ने का नहीं है, गर्व से कहिए जोड़ने, हाँ जी जोड़ने का काम है, आप तोड़ने का करते हो क्या? मैं सुरेंद्र नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग को बोलता हूँ गॉड्स बिजनेस। क्या कमाल की इंडस्ट्री है सर। मैंने तो इसको नाम दिया है कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इज गॉड्स बिजनेस। गॉड्स बिजनेस क्यों सर? मुझे कहीं ड्राइवर लगना है सर जी, तो मुझे ह्यूमन मेड चीज की जरूरत पड़ेगी। किसकी? ड्राइविंग लाइसेंस की। ये किसने बनाया? इंसान ने। मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे पहले, उससे पहले क्या चाहिए सर? डिग्री चाहिए। डिग्री चाहिए। मुझे पुलिस में जाना है, बहुत मेहनती हूँ पर हाइट कम है, लग जाऊंगा क्या पुलिस में? ये हाइट का नियम किसने बनाया? इंसान ने। एक लड़की को एयर होस्टेस बनना है और थोड़ा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क है, उतनी सुंदर नहीं है, तो एयर होस्टेस बन सकती है क्या? ये नियम किसने बनाया? लोगों ने। मैं कहता हूँ सर डायरेक्ट सेलिंग गॉड्स बिजनेस है। गॉड्स बिजनेस मतलब जैसे भगवान ने पैदा किए हो, ना आपसे कोई पूछ रहा कि लंबे हो या टिकने हो, ना कोई पूछ रहा कि एमबीए कर रखे या अनपढ़ हो, ना कोई पूछ रहा हिंदू हो या मुसलमान हो, ना कोई पूछ रहा कि काने हो या दिव्यांग हो, ना कोई आपसे धर्म पूछता, ना मजहब पूछता, ना जात पूछता, ना हाइट पूछता, ना कलर पूछता, ना आपसे क्वालिफिकेशन पूछता। जैसे भगवान ने पैदा किए हो क्या वैसे ही इंडस्ट्री आपका वेलकम करती है। इसलिए मैं कहता हूँ सर ये गॉड्स बिजनेस है, ये तो भगवान का व्यवसाय है। और इसी भगवान के व्यवसाय को लोगों ने कैसे प्रेजेंट किया है, क्योंकि उन्हें मालूम था अगर ये इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो गई तो ये जो मिडिल क्लास है ये अपने सपने पूरे कर जाएगी, ये कामयाब हो जाएगी। और मैंने एक शब्द पे काम कर रहा हूँ आजकल, ट्रैपिंग सर जी। और इस ट्रैपिंग का शिकार सबसे पहले कौन होती है? मिडिल क्लास। डायरेक्ट सेलिंग, और डायरेक्ट सेलिंग मतलब मिडिल क्लास। एक्चुअली क्या है सर, मैं आपको कारण बताता हूँ। हमें इतनी चालाकी से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तरफ होगा गया। डायरेक्ट सेलिंग से ऐतराज ही किसको है? देख लेना, मिडिल क्लास को है। सारे मीम जितने बनाएंगे वो कौन बनाएंगे? मिडिल क्लास वाले। आपने देखा बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति कभी डायरेक्ट सेलिंग की बुराई कर रहा हो, एक ढूंढ के बता दीजिएगा। नहीं करते। लेकिन आप जिनकी ये तकदीर, मैंने क्या कहा था लव मैरिज के समय, जिनकी वो तकदीर बदल सकती थी लव मैरिज, मिडिल क्लास की, आम आदमी की, सबसे ज्यादा ग्रोथ उस आम आदमी ने किया। उसी की इज्जत खतरे में पड़ी, पैसे वालों की इज्जत खतरे में नहीं पड़ी। तो सेम डायरेक्ट सेलिंग जिसकी तकदीर बदलने के लिए आई थी, सबसे ज्यादा ग्रोथ ही कितने। आप किसी के पास जाके बैठ जाओ, वो सबसे और आ रहे हैं तो जोड़ने का काम है। मैंने कहा तो इतना खूबसूरत काम। अमर सर आपके एग्जांपल बहुत अद्भुत रहते हैं, और ये जो एक नया एंगल आपने लिया डायरेक्ट सेलिंग का, मैंने तो आज तक कितने एपिसोड शूट किए हैं सर, कोई नहीं दे पाया, वो लोग नहीं दे पाए जो 25-30 साल से इस इंडस्ट्री का हिस्सा है। एक्चुअली सर मुझे प्यार, मैं पता नहीं प्यार और मुझे मलाल बहुत है सर। मतलब मैं एक सपना देखता हूँ कि सर इस देश में डायरेक्ट सेलिंग ना हर एक व्यक्ति को एक बार तो अपॉर्चुनिटी मिले इस इंडस्ट्री की, डायरेक्ट सेलिंग को। अच्छा सबसे बड़ी कमाल की बात देखिए जरा, 99% लोग बिजनेस करना चाहते हैं इस धरती पे। अगर आप किसी से पूछोगे जॉब की तरफ बहुत ज्यादा, तो मैं जॉब को, मतलब मैं ये भी बता दूं सर, मैं जॉब को डिमीन नहीं करता हूँ, ये भी मैं गलत मानता हूँ कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या किसी को एस्टेब्लिश करने के लिए हम जॉब को, हम गलती भी ये करते हैं सर, करते हैं। ये मानव के तौर में मैं आऊंगा इस पे। अच्छा ये ह्यूमन नेचर है सर। अगर आपको अमिताभ बच्चन की तारीफ करनी है तो पता नहीं क्यों शाहरुख खान की बुराई करनी जरूरी लगती है हमें। मैं आज तक नहीं समझ पाया, किसी एक चीज को बड़ा बनाने के लिए हमारे अंदर एक ऐसी भावना पैदा कर दी गई दूसरे की बुराई करिए। तो पहले तो मैं जॉब को भी सैल्यूट करता हूँ, उसके बिना भी काम नहीं चलेगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, बाय डिफॉल्ट 90% लोग बिजनेस करना चाहते हैं, कर क्यों नहीं पाते सर? पैशन तो है, मेहनत तो है, टैलेंट तो है, जुनून तो है, सब कुछ है, फंड नहीं। फंड नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा नहीं है resources सर। नहीं है। सर एक्सपीरियंस तो करने के बाद होगा, शुरुआत करने के लिए क्या नहीं है? फंड नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खूबी क्या है सर? मैं ये कहता हूँ किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए 4 चीजें चाहिए सर। दिमाग में फितूर, आंखों में सपने, दिल में हौसला और जेब में पैसा। और डायरेक्ट सेलिंग क्या कहती है?
कि भाई अगर तेरे पास ऊपर की तीनों हैं, दिमाग में फितूर है, आंखों में सपने, दिल में हौसला है, तो पैसे की चिंता मत करना, लगाने की जरूरत नहीं है। क्या बात है। हम लगा के बैठे हैं। मैं डायरेक्ट सेलिंग को ऐसे एग्जाम्पलीफाई करता हूँ सर कि मुझे यहाँ से ट्रेन से जाना है मुंबई, मेरे पास 2 ऑप्शन है सर, क्या करूँ? 3,500 रुपए का ट्रेन का टिकट ले लूं और उससे चला जाऊं, या पहले 350 करोड़ की ट्रेन खरीदूं? टिकट ले लूं, चले जाओ। अच्छा, अगर मैं 350 करोड़ की ट्रेन खरीद भी लूं, एक 350 करोड़ की ट्रेन मालिक है और एक उसमें पैसेंजर है और दोनों उसी में बैठे हैं, तो पहले कौन से को पहुंचा देगी? बराबर ही जाएंगे दोनों। तो मैं कहता हूँ भाई साहब, 350 करोड़ की ट्रेन खरीद के काम करना बिजनेस है, और सेम ट्रेन में 3,500 रुपए में टिकट लेकर बैठ जाना डायरेक्ट सेलिंग है। ना आपको प्रोडक्ट बनाना है, ना आपको कंपनी बनानी है, ना आपको बिल्डिंग बनानी है, ना आपको एम्प्लॉयज रखने हैं, ना आपको किसी की सैलरी देनी है, और फायदे सारे के सारे आप ट्रेन के ही उठा रहे हो। टाइम पे पहुंचाएगी भी उसी टाइम पे, आपको सुविधाएं भी सारी मिलेगी। ऐसा तो है नहीं मालिक के लिए 2 प्लेटफॉर्म पे फालतू रुक जाएगी और पैसेंजर के लिए नहीं रुकेगी। भाई उसके लिए रुकेगी तो आपके लिए भी रुकेगी। मैं इसको ऐसे, मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ सर। मुझे यहाँ से गुड़गांव में बैठा हुआ हूँ और मुझे यहाँ से जाना है मुजफ्फरनगर। मेरे पास 2 रास्ते हैं सर, क्या करना चाहिए मुझे? पहले मैं 15 लाख की कार खरीदूं, उस 15 लाख की कार को खरीदूंगा तो चलाएगा कौन? मैं। रास्ते में पंचर हो गया सर, कौन लगवाएगा? मैं। चालान कट गया, कौन भरेगा सर? मैं। पार्किंग के पैसे देने पड़ गए, किसको देनी पड़ेगी सर? मुझको। मैं रास्ते में कहीं वॉशरूम के लिए उतरा और पीछे से कोई गाड़ी चुरा के ले गया तो किसी की 15 लाख की? मेरी। उसी सेम 15 लाख की गाड़ी को सर मैं 4,000 रुपए में किराए पे लेता हूँ। अब मैं गाड़ी चलाऊंगा या पीछे पैर पे पैर रख के बैठूंगा? मस्त एकदम। अखबार पढ़ते हुए सर। रास्ते में पंचर हो गया सर, कौन लगाएगा? ड्राइवर। चालान कट गया सर, कौन भरेगा? हम तो बाबूजी बने बैठे, हमने तो किराए पे लिए, कौन भरेगा? और रास्ते में अगर चोरी हो गई तो हमें तो उतर के एक रैंक बोले भाई साहब, और दूसरी बस को हाथ दे के बैठ के निकल लेंगे। तो मैं कहता हूँ 15 लाख की कार को 4,000 में किराए पर लेकर उसका पूरा यूज करना ही तो डायरेक्ट सेलिंग है। आपको तो 3-4 हजार रुपए की आईडी लगाकर इसके साथ काम शुरू करके आप करोड़ों रुपए का बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं, करोड़ों की इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं, और बिजनेस के जितने भी सरदार हैं वो आपको नहीं पालने। अब पंचर लगवाना आपको नहीं है, चालान आपको नहीं भरना, जीएसटी तो कंपनी की आपको नहीं भरनी अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, पंचर मुझे नहीं भरवाना, चालान मुझे नहीं भरवाना, पेट्रोल मुझे नहीं डलवाना, मुझे तो बस भैया अपने काम और फायदे सारे उठा सकते हो आप। मेरे 2 प्रश्न हैं सर यहाँ पे। पहला प्रश्न ये, जैसे आपने बताया कि ऑलरेडी कंपनी ने किया हुआ है जी, और आपको कुछ नहीं करना जी, एक ऑप्शन है। अच्छा, जब मैं कुछ नहीं कहूंगा तो मैं डिफाइन कर दूंगा बाद में। नहीं, मतलब कुछ नहीं करना, हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करना, इन्वेस्टमेंट दूसरी चीजें। हाँ जी। वो जो आपने 3 चीजें बताई ना कि भाई वो आंखों में सपना, वो चाहिए, वो चाहिए, बिना काम नहीं चलेगा। तो उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यार मैं अपनी कंपनी बनाता हूँ, मैं अपनी कंपनी बनाता हूँ, अपनी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी बनाता हूँ, ठीक है सर, और मैं वो मतलब 250 करोड़ की ट्रेन लेता हूँ और फिर मैं आगे जाता हूँ। तो उसको आप किस रूप में देखते हैं? वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कैसे, किन लोगों को करना चाहिए? मुझसे प्रैक्टिकल जवाब मांग रहे हैं सर इसका? बिल्कुल प्रैक्टिकल, आप उसी चीज के लिए जाने जाते हैं। मैं प्रैक्टिकल जवाब देता हूँ सर। मैं ट्रेनर्स के लिए ज्यादातर बोलता हूँ इस बात को, ट्रेनर्स के लिए, कि ट्रेनर में और भगवान में एक ही अंतर होता है कि भगवान खुद को कभी ट्रेनर नहीं समझता। अच्छा, ट्रेनर बहुत जल्दी क्या समझ लेता है खुद को? भगवान। एक्चुअली हर होटल के शेफ के मन में पता है क्या चल रहा होता है कि ये तो होटल मेरी वजह से चल रहा है। भाई मैं शेफ हूँ, लोग खाने की तारीफ किसकी करेंगे? खाने की तो करेंगे। उसे लगता है मेरी दाल मखनी बिक रही है, मेरा चना मसाला बिक रहा है, मेरा जो ये पनीर बना रहा हूँ ये बिक रही है। फिर वो कहता है होटल में ही खोलूंगा। 8 महीने बाद पता चलता है कि भाई साहब शेफ होना और होटल का मालिक होना दोनों अलग अलग बातें हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि खोलिए मत, पर एक टर्म है सर एंटरप्रेन्योरशिप। इससे पहले एक टर्म आती है सुरेंद्र सर, दैट इज कॉल्ड इंट्राप्रेन्योरशिप। अच्छा, इंट्राप्रेन्योरशिप। इंट्राप्रेन्योरशिप क्या है उससे पहले एक वर्ड पे आ जाऊं मैं, सेल्फ असेसमेंट। मेरा से कोई पूछेगा तो मैं तो सजेशन पहली बात तो मना करूंगा कि अगर 250 करोड़ की ट्रेन का 2,500 का टिकट लेके आप सारा फायदा उठा पा रहे हैं तो मैं तो कहूंगा कि भाई बिल्कुल गलती मत कर देना, इस चक्कर में पड़ मत जाना। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं तो मैं तो 250 की लेके 2,500 की बना दूंगा, तो मेरे कहने से बस एक काम कर लीजिए। टर्म है सर एंटरप्रेन्योरशिप से पहले इंट्राप्रेन्योरशिप। इंट्राप्रेन्योरशिप डिफाइन करूं उससे पहले मैं सेट करके एक थ्योरी है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट जी। सेल्फ चेक कर लीजिए कुछ
खुद से कुछ सवाल पूछ लिए। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि किताबें, रिसाले ना अखबार पढ़ना, मगर इस दिल को हर रोज एक बार पढ़ना। कुछ सवाल जितने हम दुनिया से पूछते हैं ना सर, उससे पहले खुद से पूछ लीजिए। सेल्फ असेसमेंट पे एक उदाहरण देता हूँ सर, और फिर मैं उसको डिफाइन करूंगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एक लड़का, सेल्फ असेसमेंट है क्या, एक लड़का एक दुकान पे गया सर, और दुकान से उसने एक फोन किया। पहले एसटीडीपीसी हुआ करते थे, एसटीडीपीसी से एक फोन करा, उधर से एक मैडम ने फोन उठाया। लड़का बोला मैडम मुझे अपने यहाँ माली रख लो। मैडम बोली नहीं यार मेरे यहाँ तो माली है। लड़का बोला मैडम उसे हटा दो, मुझे रख लो। मैडम बोली नहीं मेरा माली बहुत अच्छा है, मैं नहीं हटाऊंगी। लड़का बोला मैडम मुझे 100 रुपए कम दे देना सैलरी पर, मुझे रख लो, उसे हटा दो। मैडम बोली नहीं मेरा माली बहुत बढ़िया भाई, मैं नहीं हटाऊंगी, मेरा माली तो बहुत अच्छा है। लड़का बोला मैडम मैं लंच भी घर से ही ले आया करूंगा, मैं लंच भी नहीं करूंगा आपके घर, मुझे मैडम बोली नहीं मेरा माली बहुत अच्छा है, मैं नहीं हटाऊंगी। और मैडम ने फोन काट। और ये सारी बातें वो दुकान वाला सुन रहा था सर, दुकान का ओनर। मुझे लड़के पर बड़ा तरस आया। वो लड़के से बोला बेटा तुझे इतनी दिक्कत है, जॉब इतनी जरूरी है, इतनी परेशानी है, तो तू एक काम कर मेरे यहाँ नौकरी कर ले। लड़का बोला कैसी नौकरी, काहे की नौकरी? दुकानदार बोला यार तो अभी तो वहाँ माली की नौकरी मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। सर लड़के का जवाब सुनिए, बोला उस मैडम के घर माली मैं ही हूँ। अच्छा, मैं तो ये चेक कर रहा था कि मैडम मेरे काम से संतुष्ट है भी या नहीं है, मैं अपना काम ईमानदारी से कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मैं परफॉर्म कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। कल को ऐसा तो नहीं होगा कि कोई 100 रुपए कम वाला आएगा और मैडम मुझे हटा देगी। ये जो दुनिया से तुझको इतना गिला है, ये बता तूने दुनिया को क्या दिया है। ये जो हम सारी दुनिया से गिला कर रहे हुए बैठे हैं ना सर, पहले एक बार क्वेश्चन अपने आप से भी पूछ लीजिए कि जो मुझे मिला है, मैं माफी के साथ एक उदाहरण दे रहा हूँ सर, हर लीडर को एक सवाल ये तो पूछ लेना चाहिए कि अगर मैं इस इंडस्ट्री और प्लेटफॉर्म को साइड हटा दूं और मैं इतना ही टैलेंटेड रहूं जितना हूं, सच में उतना कमा लेता जितना कमा रहा हूँ? बहुत टैलेंट भी उतना ही है सर, मेहनत भी उतनी है, लेकिन उतना कमा लेता जितना टैलेंट। अब मैं एक टॉपिक कहूंगा सर, अगर मुझे अगला क्वेश्चन मुझे ध्यान रहा कहाँ, तो मैं ये कहूंगा सर, पहली बात तो मैं मना करूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लगता है मैं औरों से अलग हूं, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है सेल्फ असेसमेंट कर लीजिए। और सेल्फ असेसमेंट किस चीज पर सर? मैंने कहा एक एंटरप्रेन्योरशिप होती है सर, एक होती है एंट्राप्रेन्योरशिप। दोनों में अंतर बता देता हूँ क्या होता है जी। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है जब आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं और फिर किसी बिजनेस को शुरू करते हैं। राइट। मैं हमेशा लोगों को एक सलाह देता हूँ, क्योंकि सर बीइंग इनटू बिजनेस कोचिंग, बीइंग इनटू सेल्स, लीडरशिप, तमाम लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं। तो मैं पूछता हूँ अगर आप कहीं एम्प्लॉय हैं और आपको लग रहा है मुझे खुद की कंपनी खोल लेनी चाहिए, तो मेरे कहने से 1 साल उसी कंपनी में एंटरप्रेन्योरशिप करिए। बोले जी ये क्या होती है? मैंने कहा जब आप एम्प्लॉय के तौर पे काम करें पर पूरे 1 साल ये चेक करिए क्या आपके अंदर मालिक वाले गुण हैं, क्या आपके अंदर बिजनेस ओनर वाले गुण हैं, क्या 9 बजे के ऑफिस में आप पौने 9 पहुंचने की ताकत रखते हैं, क्या 6 बजे के ऑफिस बंद होने के बावजूद 9:30 बजे तक रुक सकते हैं, क्या आप जब बाहर निकलते हैं तो ये चेक करके निकलते हैं कि लाइट खुल तो नहीं रही, मेरा कंपनी का नुकसान तो नहीं हो रहा है, क्या आप अपने एम्प्लॉय का ख्याल रखते हैं, क्या आपको इस बात की भी फिक्र रहती है कि मेरी जो कंपनी का प्योन है या जो ऑफिस बॉय है उसके घर में कोई बीमार है तो चलो एक बार फोन करके पूछ लूं। मैंने कहा जिस दिन आपको लगे कि ये सारे गुण, सारी खूबियां आपके अंदर हैं, तो मैंने कहा उसके 1 साल बाद आप कर लेना। और मैंने कहा ईश्वर ने चाहा तो 16वें दिन तुम खुद कह दोगे ना भाई मैं सही कर रहा हूँ, ज्यादा फालतू की सोचने की जरूरत है नहीं मुझे। और मैंने कहा अगर इसमें पास हो जाओ तो कर लेना, फिर तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इस समय पैसा आपका नहीं लग रहा, आप बहुत उतने बड़े रिस्क पे नहीं है। 90% लोग क्या करते हैं सर, मैं कहता हूँ कि कंपनी से जॉब छोड़ेंगे, फ्रीलांसर बन जाएंगे, 4 महीने बाद उनमें से लेंसर हट जाता है, फ्री बचते हैं। तो मैं ये कहता हूँ एक बार चेक कर लीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप पे जाने से पहले एंटरप्रेन्योरशिप में सोचिएगा। तो मेरा तो ये सजेशन है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। जवाब मिल जाता है सर खुद को भी, आप दुनिया को कुछ भी बोलिएगा आपको पता चल जाता है कि एक्चुअल में इसका जवाब क्या है, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को अमर सर आपका एक नया रूप देखने को मिला कि आपके जो वीडियो ज्यादा हैं वायरल, तो वो आम चीजों को लेके हैं, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की कितनी गहराई आप में है उसकी एक छोटी सी झलक आज आपने हमारे व्यूअर्स को दी है। और समय की चूंकि लिमिटेशन है, तो अगले इंटरव्यू में हम लोग इसमें थोड़ा और डिटेल में बातचीत करेंगे, थोड़ा गहराई में जाएंगे। इस इंटरव्यू को हम यहीं समाप्त करना पड़ेगा। कुछ आप कहना चाहते हैं? सर मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इंडस्ट्री एक दिन आने वाले समय में, जिसमें आप तमाम लोग हैं जो आपकी पीढ़ी है सर, मैं ये मानता हूँ कि लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, और मैं विशाल भाई और जो आने वाली पीढ़ी है
उनसे अगली लाइन कि इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आप लोगों ने अपना खून पसीना इस इंडस्ट्री को दिया है। आप तमाम जितने बड़े नाम हैं इस समय, आप और तमाम मैं नाम लूंगा तो कुछ ले पाऊंगा, कुछ नहीं ले पाऊंगा, पर मैं तमाम उन लीडर्स को सैल्यूट करता हूँ जो इतने मुश्किल दौर से, शुरुआती दौर से, जब तो बच्चा भाई भारत में आए हुए 25, 26, 27, 28 साल मान लीजिए, बिल्कुल सही, यानी अभी तो बच्चा जवान हुआ है, यानी जब बच्चा जवान नहीं होता, पालने पोषने की जिम्मेदारी तो माँ बाप की थी ना, तो आप लोगों ने इसको पाल पोष के इतना बड़ा किया है। और यकीन जानिए इंडस्ट्री, पर हाँ आप लोगों को एक बात के साथ सैल्यूट करूंगा, आप तमाम लोगों को। लेकिन सच्ची बात यह है सर, मैं अक्सर लीडरशिप में एक बात बोलता हूँ कि किसी भी पेड़ के नीचे बैठकर पसीना सुखाने का मजा 100 गुना तब बढ़ जाता है जब उस पेड़ के बीज से पेड़ बनने में पसीना भी आपका लगा हो। क्या बात है। तो ये आप तमाम लीडर्स को सैल्यूट करते हुए मैं इस एपिसोड के खत्म की तरफ चलूंगा, जिन्होंने इस डायरेक्ट सेलिंग नाम के बीज को पेड़ का रूप दिया है। आगे खाद पानी देने का काम आने वाली पीढ़ी करेगी, मुझे ये पूरी उम्मीद है सर। दैट्स ग्रेट सर। जितना हमने किया उससे कहीं ज्यादा आप जैसे लोगों ने किया है, जो इसकी वकालत करते हैं। बिल्कुल सर, मेरा बस चले ना, मेरी दिली तमन्नाओं में से एक है सर कि मैं कभी एक टूर पे या मतलब ऐसे मिशन पे निकले, मैं तो कहता हूँ कि आइए ना हमसे बात करिए डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, आप किसी भी चीज के बारे में, मतलब आप हम शक्ल के बारे में बात करके चलिए, आप कह रहे हैं तो अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो मैं तो जब कोई बोलता है सर वो नेटवर्कर फेल हो गए, मैं लिख के मैं कहता हूँ मैं साइन करके दूंगा, इस धरती पर अगर कोई नेटवर्कर फेल हो जाए तो ट्रेनिंग देना छोड़ दूंगा, मैं इसकी वकालत करना छोड़ दूंगा। अरे बोले सर कैसी बात कर रहे हो, लाखों लोग फेल हुए हैं। मैंने कहा नहीं, फिर वो नेटवर्कर नहीं थे, वो झोला छाप नेटवर्कर थे। अभी झोला छाप नेटवर्कर क्या है, कभी मौका मिला तो इसको करेंगे सर। नहीं बिल्कुल, बहुत जल्दी करेंगे और आपको बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा है, लेकिन समय की एक लिमिटेशन है। तो बहुत जल्दी मतलब कब आएंगे अमर चौधरी, उसके लिए बस आपको इतना करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आप सबके प्रिय और हिंदुस्तान के नए थिंकर अमर चौधरी जी कब चैट विद सुरेंद्र वत्स पे आएंगे। दिल की गहराई से अमर सर, दिल से आभार सर, मैं बहुत आभारी सर, बहुत आभार सर, थैंक यू, बहुत थैंक यू। तो जैसा मैंने कहा था कि आज हमारे लिए एक बड़ा दिन होने वाला है, और बिल्कुल अगर अंत तक आप अभी तक यहाँ पे इस एपिसोड को देख रहे हैं तो आपको महसूस हो गया होगा कि यस वास्तव में आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन था। बहुत जल्दी अमर चौधरी जी फिर आपके बीच में होंगे। आप मुझे इजाजत दीजिए, अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।